वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर स्टडीइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, जहां हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया है, राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधानों में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार कैसे दिए हुए हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने केस स्टडीज देखी, हमने जो समानता का अधिकार है उसके बारे में भी जाना। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो देन गो एंड सी देम फर्स्ट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स छूट जाएंगे अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं और अभी इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, जो वीडियो में जिस अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हमने इससे पहले समानता के अधिकार की बात कर ली है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे समानता के स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं उस अधिकार के बारे में। तो जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, समानता और स्वतंत्रता, कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर क्या ही फर्क है दोनों में। ठीक है ना, लेकिन समानता और स्वतंत्रता दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और ये हम पढ़ भी चुके हैं जब आपने पॉलिटिकल थ्योरी की बुक पढ़ी थी। तो समानता और स्वतंत्रता या स्वतंत्रता दो अधिकार हैं जो लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक हैं। एक के बारे में सोचे बिना दूसरे के बारे में सोचना संभव ही नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, यानी चाहे जो कर सके वो कर ले। यदि इसकी अनुमति दे दी जाए तो बड़ी संख्या में लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी, वो स्वच्छंदता बन जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना और कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डाले बिना अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाएगा। Equality and freedom or liberty are the two rights that are most essential to a democracy. It is not possible to think of one without thinking of the other. Liberty means freedom of thoughts, expression and action. However, it does not mean freedom to do anything that one desire or like. If that were be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening freedom of others and without endangering the law and order situation. और जब हमने स्वतंत्रता का चैप्टर पढ़ा था तभी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कॉन्स्ट्रेंट्स जो होते हैं, प्रतिबंध जो होते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता पर इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि उनके बिना हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, हम स्वच्छंद बन जाएंगे, हम दूसरों की स्वतंत्रता को नष्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अब आइए जानते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि स्वतंत्रता क्या है, किस तरह से ये अधिकार है। अब जानते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसको परिभाषित किया गया है। सबसे पहले देखिए, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। लेकिन 5 अनुच्छेद नहीं है, एक्चुअल में वो 4 ही हैं। 21 को जो है वो 21A में और जो एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, जो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबली, टू एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशनल। ये सभी 6 तरह की स्वतंत्रताएं जो है हमें अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं सुरक्षा पाने के अधिकार, या किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे ऑफेंस से, ऐसे किसी भी प्रकार के आरोप से मुक्ति पाने के, स्वतंत्रता पाने के अधिकार दिए गए हैं और वो दिए गए हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो ये जीवन की रक्षा और अपनी जो पर्सनल लिबर्टी है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और इसी के साथ अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है।
इसके साथ ही अनुच्छेद 22 जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ खास केसेस में आपको गिरफ्तार किए जाने से आपको प्रोटेक्शन मिलती है और बाद में प्रताड़ित किए जाने से भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है। वो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 22 में है। तो यानी कि अनुच्छेद 19 जो हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं देता है, अनुच्छेद 20 जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी प्रकार के ऑफेंस से, अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन और हमारी गरिमा की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 21A जो हमें शिक्षा की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 22 जो हमें गिरफ्तारी से सुरक्षा की स्वतंत्रता देता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। 6 तरह की जो स्वतंत्रताएं, देखिए कहीं भी आप जब भी इस स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो वहां धार्मिक चीजों को बीच में नहीं लाएंगे। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब स्वतंत्रता ये है तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या अलग होती है? बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना, वो अधिकार अलग है। हम आज सिर्फ राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। तो उसकी हम बाद में अलग से बात करेंगे, वो अलग अनुच्छेद है, ये अलग अनुच्छेद है। इनको आपको लाइन वाइज याद रखना है। जैसे हमने याद किया था, हमने जब राइट टू इक्वालिटी याद किया था तो उसमें जो 5 तरह के अनुच्छेद थे उनके बारे में भी बात की थी। आज हम बात करेंगे इनके बारे में जो अनुच्छेद 19 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 19 से हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिलती है। सबसे पहली बोलने की आजादी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19 से मिलने वाली सभी स्वतंत्रताओं पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि जो एकदम सही तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाए जाने हैं वो प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? देखिए, बोलने की आजादी हमें है, लेकिन क्या हम किसी को भी कुछ भी गलत कैसे भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हम किसी के लिए अपमान सूचक शब्द बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो फिर उसकी स्वतंत्रता की में बाधा बनता है, उसकी गरिमा का हनन करता है, जो हम कर नहीं सकते। तो यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर लगाए गए हैं। फिर है सभा की आजादी। सभा की आजादी मतलब आप किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह के हथियारों का काम में नहीं लिया जाना चाहिए। संघ बनाने की आजादी, आप आतंकवादी संगठन को छोड़ के हर प्रकार का संगठन बना सकते हैं, वो धार्मिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार के संगठनों को बनाने की आजादी जो है वो आपको अनुच्छेद 19 में दी जाती है। पूरे देश में आने जाने की आजादी, जो पहले 370 के माध्यम से थोड़ी सी बाधित थी, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया है। अभी आप पूरे देश में कहीं भी आराम से स्वच्छंद रूप से घूम फिर सकते हो, अगर आप की इंटेंशन, आपका कोई जो मंतव्य है वो गलत नहीं है तो। फिर कोई भी व्यापार एवं जीविका की पूरे देश में बसने और रहने की आजादी, ये भी पहले थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड था जब जम्मू कश्मीर को अलग से प्रावधान दिए गए थे, लेकिन अब वो प्रावधान भी हट गए हैं और आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हो और कहीं भी रह सकते हैं। कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी, आप बस वो व्यापार इलीगल नहीं होना चाहिए, 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी तरह का व्यापार भारत देश की सीमाओं के अंतर्गत कर सकते हैं, किसी भी तरह के व्यापार को चला सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं और प्रॉपर उसका टैक्स भरिए, उसके बाद में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये सभी जो आजादी है, ये सभी जो स्वतंत्रताएं हैं वो अनुच्छेद 19 के तहत मिली है। बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, पूरे देश में आने जाने की आजादी, पूरे देश में बसने या रहने की आजादी और कोई भी व्यापार या जीविका अपनाने की आजादी, ये अनुच्छेद 19 के तहत हमें प्रदान किए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कंफ्यूजिव भी है। आपको ये समझना होगा कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि क्या होता है? दोष सिद्धि के संबंध में कोई संरक्षण कैसे देगा आपको? देखिए, कई बार क्या होता है, भारत में हम मानते हैं कि न्याय व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो ऐसी चूक है कि काफी टाइम लग जाता है, लेकिन ये टाइम भी गलत इंटेंशन से नहीं लगता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 100 जो दोषी हैं वो भले ही छूट जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।
तो ऐसे में जो टाइम लगता है उस दौरान अगर कोई कानून बदल जाते हैं तो उसका फर्क जो है उस पर नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति के दी गई सजा पर नहीं पड़ेगा। ये होता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी कानून पूर्व की तिथि से लागू नहीं होगा, यानी अगर कोई कानून आज बनाया है और 10 दिन बाद लागू किया जाना है, तो अगर 9 दिन पहले तक कोई काम ऐसा हो रहा है जो उस कानून के दायरे में आ रहा है, तो उस पर वो कानून लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 10 दिन बाद लागू किया जाना, जिस दिन वो लागू होता है उसी दिन से प्रभावी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जो सजा जो जुर्म किया गया है वो पहले से किया गया है और अब उसकी सजा इस नए कानून के तहत, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही अपराध के लिए बार बार उसको सजा दे दी जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी 10 साल से जेल में है और उसको 14 साल की सजा मिली है। अब ऑलरेडी वो 10 साल से जेल में है, उस पर ट्रायल चल रहा है, तो अब उसकी सजा जो होगी वो 4 साल की ही बचेगी, क्योंकि वो 10 साल अपने जेल में निकाल चुका है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है जब किसी व्यक्ति के लिए सजा दी जाती है। तो अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कन्फेशन के लिए जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये चीज मानेंगे, आप ये चीज कन्फेस करेंगे और उसके बदले में आपको सजा दी जाएगी। कोई ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति के कन्फेशन के आधार पर उसको सजा कभी नहीं दी जाती है। हाँ, कन्फेशन के साथ साथ अगर उसके खिलाफ सबूत भी मिल जाए तो वो सजा का भागीदार हो सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती करके किसी को भी कन्फेशन नहीं कराया जा सकता, अपने खिलाफ किसी भी प्रकार की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह है अनुच्छेद 20, जो हमें हमारे अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 20 में आप थोड़ा सा और जान लीजिए कि दिस इज द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। जब आपके ऑफेंसेस के लिए आपको कन्विक्ट किया जाता है, देन हाउ कैन यू बी रिलीज फ्रॉम इट। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स at the time of the commission of the any act charges and as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति ने जब अपराध किया है उस समय जो कानून थे वही उसके अपराध की दोष सिद्धि के समय उस पर लागू होंगे। ये नहीं कि कोई नया कानून बन गया तो उसके अनुसार सजा दे दो, ऐसा नहीं होता है। No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। एक बार के लिए एक ही सजा मिलेगी, उसको एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। No person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself। किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, कन्फेस करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो सेम थिंग्स है, आपने बेटा भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब किसी व्यक्ति को मार या मृत्युदंड तभी दी जाएगी जब उसके ऊपर इस तरह का कोई ऑफेंस सिद्ध हो जाएगा कि भाई उसने मृत्युदंड जैसा ही कार्य किया है। और मृत्युदंड हमें पता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में ही मृत्युदंड दिया जाएगा और वो भी पूरे कानून के साथ, अन्यथा उसको नहीं दिया जाएगा। No one shall be deprived of life and personal liberty except according to procedure established by law। किसी को भी ऐसे ही मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो कातिल होता है या जो मर्डरर, जो रेपिस्ट होता है, उसने बहुत बुरी तरीके से कोई बिहेव किया हो, जैसा आपने लास्टली निर्भया मामले में देखा कि किस तरह उन्होंने उस लड़की के साथ क्या बिहेव किया था। तो उन्होंने जो बिहेव किया था उसको हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मानवता की सारी सीमाओं को लांघ दिया था। तो ऐसे में उनको मृत्युदंड दिया जाना बनता है, लेकिन हर किसी केस में मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। दैहिक स्वतंत्रता और जीवन को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार सबको है। आर्टिकल जो 21 है उसमें इन सब राइट्स को भी शामिल किया जाता है। सिर्फ जीवन जीने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि आपको जीना है, बाकी और भी चीजें हैं, जैसे राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी हमें है।
स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। राइट टू प्रिवेसी, अपनी अपनी जो निजता होती है, निजता का अधिकार होता है। अगर मैं अपनी जीवन में कोई चीज प्राइवेट रखना चाहूं, कोई चीज प्राइवेसी के साथ मेंटेन करना चाहूं, तो वो मैं कर सकती हूं और ये मेरी निजता का अधिकार है, कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता। राइट टू लाइवलीहुड यानी जीविका का अधिकार, जीविका का अधिकार। राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार, मुझे जो खाना है वो मैं खाऊंगी, उसके लिए ना मुझे कोई बाध्य कर सकता है और ना ही उसके लिए मुझे कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है। राइट टू मेडिकल केयर यानी स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार है और वो सरकार हमें प्रोवाइड करवाती है। फिर राइट टू शेल्टर, शेल्टर यानी शरण का अधिकार, कहीं शरण लेने का अधिकार। और राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। ये सब चीजें किसमें शामिल की जाती है? ये सभी चीजें जो है वो आर्टिकल 21 में शामिल की जाती है। ये सारी चीजें आर्टिकल 21 का हिस्सा है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट यानी स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार हम सबको है। राइट टू प्रिवेसी यानी निजता का अधिकार हम सबको है। राइट टू लाइवलीहुड जीविका कमाने का अधिकार हम सबको है। राइट टू फूड अपनी पसंद का भोजन प्राप्त करने का अधिकार हम सबको है। राइट टू मेडिकल केयर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार हम सबको है। राइट टू गेट शेल्टर यानी शरण प्राप्त करने का अधिकार है। और साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत हमें दिया गया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि रिसेंटली इसको अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वो सबसे पहले तो अमेंडमेंट से पहले जो इसमें परिवर्तन किया गया था उससे पहले क्या था? उससे पहले ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देखो निजता का अधिकार इसमें ही भी शामिल किया गया है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब कोई व्यक्ति अपने आप में कैसे रहना चाहे, अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर कानून ने ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं दिया है तो। आर्टिकल 21 कन्फर्स ऑन एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति पर लगता है, अब वो चाहे सिटीजन्स हो या एलियंस ही क्यों नहीं हो। अगर भारत में कोई एलियन भी आता है तो हम उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। यहाँ एलियंस का मतलब वो नहीं है जो अंतरिक्ष से आ रहे हैं, ठीक है। एलियंस का मतलब बाहर से आने वाले कोई भी, मतलब बाहरी देशों के अगर कोई लोग आते हैं तो उनकी भी निजता, उनकी स्वतंत्रता, उनके जीवन का जो रक्षा है वो भी हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है, ठीक है ना। तो एलियंस का अर्थ आप ये नहीं लगाएंगे कि बाहरी ग्रहों से आने वाले लोग, ये बाहरी देशों से आने वाले लोग हैं। अब क्या आप ये जानते हैं कि भारत में शिक्षा को भी अधिकार बनाया जा चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में संसद में 4 अगस्त 2009 को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यानी शिक्षा प्राप्त करने हर व्यक्ति का, हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया है। ये 86वां संविधान संशोधन था जिसका अधिनियम 2002 के अकॉर्डिंग है। ये पारित तो हालांकि 2009 में हुआ, लेकिन ये 86वां संविधान संशोधन है जो 2002 के अधिनियम के अंतर्गत है। इसके भाग 3 में एक नए अनुच्छेद 21A को समाविष्ट किया गया है जिसमें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी बन गया है और ये 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो चुका है। तो यानी आपको याद क्या रखना है, 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो लाया कब गया था? वो 2002 में लाया गया था। 2009 में इसको पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी रूप से लागू भी हो गया, ठीक है। इसमें है क्या? इसमें है ये कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के वर्ष बच्चे को बिना किसी शुल्क के फ्री जो है एजुकेशन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी और हर माता पिता का ये कर्तव्य होगा, मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को ये शिक्षा प्रोवाइड करवाएं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। So it was added by 86th Amendment in Constitution Act 2002
द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE जिसको कहा जाता है। हम कहते हैं ना RTE में बच्चों का सिलेक्शन हो गया क्या, या RTE में बच्चों का एडमिशन करवा, तो ये RTE वही है। एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड ऑन 4th of August 2009 और 1st of April 2010 से ये इफेक्टिवली अप्लाई कर दिया गया, which made education for all the age of 6 to 14 years a fundamental right। ठीक है, ये हर बच्चे का अब मौलिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, तो ये है शिक्षा का अधिकार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 में एक चीज आपको और ऐड करनी है, इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 21A। इसका जो ये लागू किया गया था 21A, After Article 21st of the Constitution, the following article shall be inserted, namely right to education। ठीक है, 21A कहता क्या है, The state shall provide free। अब देखना, ये ध्यान रखना, जब भी कोई अधिकार की बात करेंगे तो इस तरह से आएगा, the state should, the state shall। तो हमने ये जो स्टेट की परिभाषा पढ़ी थी ना, ये स्टेट क्या है, ये स्टेट की परिभाषा हमने कहाँ पढ़ी थी, स्टेट की परिभाषा हमने पढ़ी थी आर्टिकल 12 में। मैंने आपको तब भी कहा था कि आपको कंफ्यूजन यही होगा कि अगर हमारे अधिकार आर्टिकल 14 से शुरू हो रहे हैं तो ये आर्टिकल 12 और 13 क्या है। तो आर्टिकल 12 में दिया गया है कि स्टेट क्या होता है और 13 में दिया गया है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है। The state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। जिस भी कानून के तहत राज्य ये सुनिश्चित करता है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल एलिमेंट्री और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा, वो भी फ्री। और ये स्टेट का काम है कि वो कैसे इसको प्रोवाइड करता है, कैसे उन बच्चों तक ये शिक्षा को पहुंचाता है। Now the last article of right to freedom is Article 22। Everyone as a member of society has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and accordance with the organization and resources of each state of the economic, social and cultural rights indispensable for the dignity and the free development of his personality। इसका अर्थ क्या होता है, देखो इसका अर्थ सीधा सा ये है कि कोई भी व्यक्ति खास करके जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, और वो नॉर्म्स क्या है, वो नॉर्म्स आर्टिकल 22 में डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि एक तो किसी भी औरत को शाम को 6 बजे बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो किसी लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, प्रॉपर उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, उनके नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है, और उस पर ये बताया जाता है कि क्या क्या उस पर एक्यूजेस लगाए गए हैं, किस तरह से उसको ऑफेंसिव माना गया है। ये सारी चीजें जो है वो क्लैरिफाई करनी जरूरी होती है, यानी कोई भी हमें ऐसे ही गिरफ्तार करके और थाने में नहीं बिठा सकता। ये सब चीजें जो अधिकार हैं, ये जो हमारे अधिकार हैं, ये आर्टिकल 22 में डिफाइन किए गए हैं। So you have got the idea that from Article 19 to Article 22, it's all about the freedom of an individual. It's not about a community, it's not about a state, it's not about people. It's all about the freedom of an individual. तो एक इंडिविजुअल को भी अपने हर तरह की फ्रीडम एंजॉय करने का हक है, अपने हर तरह की प्राइवेसी एंजॉय करने का हक है, और साथ ही साथ अपने को ग्रो करने के लिए जो उसको सिचुएशंस चाहिए, वो सिचुएशन उसको हक है कि स्टेट उसको प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आज हमने सीखा, आज हमने जाना स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अभी और अधिकार बाकी हैं, उनके साथ मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।